अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, तो आज हमने स्टार्ट करना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एमसीक्यूज, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका चैप्टर जिस तरह एक लेंथी लेंथी इन सेंस कि उसमें थ्योरेटिकल काफ़ी पोर्शन, फिर न्यूमेरिकल काफ़ी पोर्शन रहा, इसी तरह इसके एमसीक्यूज भी काफ़ी हैं केपलन में, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द एलिमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। हमने मिशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि मिशन स्टेटमेंट किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी इदारे का जो मिशन है वो एक स्टेटमेंट में उसको वो पोर्ट्रे करता है टू द वर्ल्ड, टू द पब्लिक। तो जिस तरह एज्यूम करो कि किसी भी, गूगल का मैं देख रहा था तो वो उनका ये मिशन स्टेटमेंट थी कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां से आप थ्रू आउट द वर्ल्ड की नॉलेज को गैदर कर सकते हो। तो हर इदारा, हर एक बिजनेस इस मिशन स्टेटमेंट पे काम करता है और इसको पोर्ट्रे करता है टू द पब्लिक। अब अगर बात करें तो वो उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे चार चार एलिमेंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट क्या पर्पस बताता है, तो बिल्कुल बताता है पर्पस, कि हम जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इसका उसका मकसद क्या है। हम आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा मकसद है। हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मकसद है। हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां कि आप कारोबार कर सकते हो, जिस तरह अमेजोन है, ये एक पर्पस है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, स्ट्रेटजी। मिशन में वो स्ट्रेटजी भी बताते हैं, बिल्कुल स्ट्रेटजी भी एलिमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट है। किस तरह, जिसके अगर फॉर एग्जांपल एक गूगल आपको बोल रहा है कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन सर्च करके रिलेटिव इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, तो स्ट्रेटजी ये बता रहे हैं, ये स्ट्रेटजी शो कर रहे हैं कि हम वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप आके इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। और उन गूगल की एज अ बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है कि अवाम तक हम पहुंच सकें और उनको इस चीज में हेल्प कर सकें कि वो एक जगह बैठ के दूसरी जगह कांटेक्ट कर सकें, एक जगह बैठ के दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन ले सकें। ये स्ट्रेटजी के ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं। और मकसद क्या है, आपकी आसानी। मकसद क्या है, इस पूरे वर्ल्ड को करीब करना, यानी इस पूरे वर्ल्ड को एक कोने से दूसरे कोने को आपस में कनेक्ट करना। तो स्ट्रेटजी भी उस मिशन स्टेटमेंट में होती है जिस तरह पर्पस होता है। इसके बाद वैल्यूज। वैल्यूज भी मिशन स्टेटमेंट का पार्ट। वैल्यूज का मतलब कि जो भी बिजनेस अपनी मिशन स्टेटमेंट दे रहा है वो आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। तो आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, सोचो, गूगल को लेके सोचो कि आप एक इंफॉर्मेशन जिसको आप सर्च करते हुए आपके टाइम लगती थी, कॉस्ट लगती थी, वो आपकी टाइम और कॉस्ट सेव हो गई। आपने अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे से किसी दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में कांटेक्ट करना है, तो पहले आपको बड़ी मुश्किलात का सामना था। अब क्या है कि एक कॉल पे, एक एक क्लिक पे आप दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने ये वैल्यू ऐड की कि आपकी जो ऑपरेशंस हैं वो फास्ट हो गए, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो फास्ट हो गया। उसके बाद लास्ट है कल्चर। कल्चर भी मिशन स्टेटमेंट के अंदर पोर्ट्रे हो रहा होता है, एलिमेंट है मिशन स्टेटमेंट का, कि कल्चर भी मिशन स्टेटमेंट इस तरह शो हो रहा होता है जिस तरह कि हम इस पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकते हैं। तो वो पूरा कल्चर चेंज करें कि अब तुमको इंफॉर्मेशन के लिए अखबारें नहीं खरीदनी, अब तुमको इंफॉर्मेशन के लिए कहीं लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गूगल पे सर्च करो। पहले दौर में लोग अखबारें खरीदते थे, अभी भी दौर है न्यूज़पेपर्स का, बट पहले ज़्यादा ये था। फिर उसके बाद लाइब्रेरीज का दौर था। उसके बाद गैदरिंग होके आपस में क्या कहते हैं, मुख्तलिफ ओवरव्यूज किसी भी पॉइंट पे रखना, ये एक दौर था। बट अब गूगल ने उस चीज़ को हल किया, तो उन्होंने पूरा कल्चर बदल दिया। अमेजोन अमेजोन को ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली ऑफलाइन ट्रेडिंग्स और ये शॉप्स और दुकान खरीद के कारोबार करना ये बहुत था। अब देखो कि ऑनलाइन मार्केट एक मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट बनती चली जा रही है। क्यों बन रही है, कि उन्होंने अब कल्चर पूरा चेंज कर दिया कि ट्रेड जो है वो ऑनलाइन भी हो सकती है। तो एक मिशन स्टेटमेंट के पीछे ये चारों पॉइंट्स उसके एलिमेंट्स होते हैं। ये जो आपको बताई जा रही होती है मिशन स्टेटमेंट, उसमें ये चारों एलिमेंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑल ऑफ देम। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू, एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ डिवीजंस। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मुख्तलिफ डिवीजंस हैं, डिवीजन वन, डिवीजन टू, थ्री, फोर, बेस्ड अपॉन द जियोग्राफिकल एरिया और बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट्स, जिस भी लिहाज से डिवीजन है, बस समझो ब्रांचेज हैं। ईच ऑफ विच ऑपरेट्स एज अ प्रॉफिट सेंटर। हर कोई क्या है, प्रॉफिट सेंटर है।
प्रॉफिट सेंटर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पैसा बन भी रहा है और पैसा लग भी रहा है। कॉस्ट सेंटर भी एक अगर इदारा, एक अगर सेंटर कॉस्ट सेंटर भी है और साथ ही साथ रेवेन्यू सेंटर भी है, तो मिल के ये क्या बनता है, प्रॉफिट सेंटर। ये जब मिलता है तो बनता है प्रॉफिट सेंटर। इसका मतलब कि यहाँ पे पैसा कमाया भी जा रहा है और पैसा खर्च भी किया जा रहा है। तो अब वो कह रहा है कि सारी डिवीजन्स प्रॉफिट सेंटर है। अब विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूजफुल मेयर, कौन से दो इसमें से यूजफुल मेयर हैं टू मॉनिटर, ये देखने के लिए कि डिविजनल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस क्या है। अब प्रॉफिट सेंटर की परफॉर्मेंस किस तरह कैलकुलेट हो सकती है, यही देखिए कि उस इदारे ने कमाया कितना। कमाया कितना, तो पहला ए क्या है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो ये क्या है, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बेसिकली कमाई ही है, लेकिन वो कमाई जिसमें से भी फिक्स कॉस्ट माइनस होनी है, बट स्टिल ये कमाई ही है। तो किसी भी प्रॉफिट सेंटर की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए आप कंट्रीब्यूशन देखोगे, ये देखोगे कि इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट से पहले जो कंट्रीब्यूशन जो कमाना था वो कितना कमाया, बिकॉज वो सेल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और वेरिएबल कॉस्ट किसी भी किस्म की कॉस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट सेंटर्स के मैनेजर्स। तो कंट्रीब्यूशन कमाई है, और कमाई के लिए लायबल होगा, के लिए लायबल कौन होगा, प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर। दूसरा, कंट्रोलेबल प्रॉफिट, बिल्कुल प्रॉफिट, प्रॉफिट सेंटर तो प्रॉफिट के लिए तो होगा, और ऊपर से वो भी कंट्रोलेबल, वो प्रॉफिट जो एक मैनेजर के कंट्रोल में है। यानी कंट्रोल्ड रेवेन्यू और कंट्रोल्ड कॉस्ट की बेस पे जो प्रॉफिट निकलेगा उस बेस पे प्रॉफिट का जिम्मेदार प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप सी और डी की बात करो तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें हैं, ये दोनों इन्वेस्टमेंट। और हाँ, अगर ये वाले सेंटर्स इन प्रॉफिट सेंटर की जगह इन्वेस्टमेंट सेंटर होते तो फिर मैं ये कह सकता था कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल इनकम की बेस पे हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट सेंटर के परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के टूल्स हैं। ए और बी जो है वो प्रॉफिट सेंटर के लिए बेस्ट सुटेबल परफॉर्मेंस इवेल्युएटर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, व्हेन मेयरिंग द परफॉर्मेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कुड इम्पैक्ट द ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। वो कह रहा है जब भी किसी परफॉर्मेंस को आप किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हो तो इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। सबसे पहले न्यू कंपेटिटर आप खुद सोचो कि जब कोई नया कंपेटिटर आता है मार्केट में तो उससे आपको इफेक्ट पड़ता है, तो बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ सकता है। हो सकता है कि आते साथ उसने कोई ऐसी ऑफर रखी हो, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, या 50% ऑफ या 30% ऑफ, क्योंकि न्यू जब आते हैं मार्केट में तो ऑब्वियसली फिर नया बिजनेस भी फिर उस लिहाज से आता है, एंटर होता है मार्केट में। तो क्या कहते हैं, फिर उस लिहाज से न्यू कंपेटिटर विल इफेक्ट करेगा आपकी परफॉर्मेंस को। अ चेंज इन द लोकल गवर्नमेंट, आप सोचो कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके इफेक्ट्स आते हैं, चीज़ें महंगी होती हैं, अनस्टेबल जब डेज चल रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ों का फर्क पड़ता है। उसके बाद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा, महंगाई का रेट जब बढ़ेगा एक क्या कहते हैं कंट्री के अंदर, तो ऑब्वियसली उसका नेट इम्पैक्ट आएगा आपके बिजनेस पे, बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस पे आएगा। अ चेंज इन द नेशनल गवर्नमेंट पे भी जब चेंज, लोकल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट का मतलब कि नेशनल कौमी लेवल पर, लोकल होता है जो सूबाई लेवल या फिर छोटे लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल एरियाज की गवर्नमेंट होती है, जिस तरह हमारे ये बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं, तो इनकी वजह से आपके नेट इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं इलेक्शंस की वजह से। तो ऑल ऑफ अबव विल बी द ऑप्शन, ये सारी ऑप्शंस हैं आपकी जो कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही होती है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट कुड बी रिजल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट कुड बी द रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी है जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से जिन परफॉर्मेंस मेजरमेंट के जो इफेक्ट होते हैं, मतलब परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करनी है हमने। अच्छा, सो अब ये जो उसने इसमें बेसिकली पूछा कि जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, जो गवर्नमेंट लॉज हैं, उनसे रिलेटेड कौन सा परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। सबसे पहले कार्बन फुटप्रिंट, इसको समझते हैं। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली जब एक आवाम रह रही होती है तो उस उनके इम्पैक्ट की वजह से आपके जो एनवायरनमेंट है इस पे फर्क आ रहा होता है, कार्बन गैसेस एमिट हो रही होती हैं, और इसका नेट इम्पैक्ट आ रहा होता है कि आपका एनवायरनमेंट टाइम के साथ साथ, जैसे जिनको हम ग्लोबल वार्मिंग एक वर्ड पढ़ते थे अपने साइंस में, अगर अगर आप पास याद करो, तो ये जो कार्बन फुटप्रिंट है ये क्या है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं जो रिलेटेड टू कम्युनिटीज होते हैं,
जो रिलेटेड टू कम्युनिटीज होते हैं, जो मेनली यहाँ पे ये कार्बन फुटप्रिंट का बेसिकली मतलब है जो कार्बन गैस जो एमिट होती है आपके एक्शंस से, आपके मूवमेंट से। आपको तो नहीं फील हो रही, बट ये एक बहुत इम्पेक्ट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए। ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली खुद, अगर आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स की बात करो ना, जो कि गवर्नमेंट लॉ से रिलेटेड है, गवर्नमेंट लॉ से रिलेटेड है, इसमें सबसे जो इसके पॉइंट्स में बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट भी आता है, यानी कि एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज देखना ये गवर्नमेंट लॉ के अंडर आता है। ये बिजनेस की अपनी जिम्मेदारी नहीं है। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं पे एक बिजनेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक कारोबार कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज को नहीं देखूंगा कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है। मुझे देखने चाहिए, ऑब्वियसली देखने चाहिए, लेकिन मेरे लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवेल्युएशन इस बेस पे नहीं होगी कि एनवायरनमेंट पे क्या फर्क है, एनवायरनमेंट में क्या चीजें चल रही हैं, उस लिहाज से मेरे बिजनेस पे नहीं होगी। मेरे बिजनेस में होगा मैंने प्रॉफिट कितना बनाया, मेरी परफॉर्मेंस कितनी थी, मेरी लेबर ने कितना अच्छा काम किया, मैंने कितना अच्छा मटेरियल यूज किया, मैंने अपने लोगों को सैलरीज कितने टाइम पे दी है, मैंने अपने लेबर से टाइम कितना अच्छा काम निकलवाया, ये मेरे परफॉर्मेंस वैल्यूएशन है। गवर्नमेंट के लॉज और गवर्नमेंट के मामलात जो है ना, अगर उनकी बात की जाए तो बिल्कुल एनवायरमेंटल इश्यूज उसमें देखे जाते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली ए ही होगा, जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड इशू है, जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड इशू है। और अगर आप बाकियों को देखो, अगर आप बाकी देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिटेंशन ऑफ कस्टमर, ये मेरी टेंशन होगी कि मेरा कस्टमर रिटेन रहे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी मेरी टेंशन है। ये बिजनेस के इश्यूज हैं, ये बिजनेस के इश्यूज हैं, बिजनेस के कवानीन है, उसके मुताबिक हम ये देखेंगे। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपेसिटी रेशो कि मेरी लेबर ने कितना अच्छा काम किया। तो ये बिजनेस रिलेटेड है। लेकिन जो कार्बन फुटप्रिंट है कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, तो गवर्नमेंट लॉ इसमें बहुत ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट लॉ बहुत कंट्रीब्यूट करता है इस चीज के अंदर। सो आंसर क्या होगा, ए होगा। अच्छा, 388 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू सस्टेनेबिलिटी इज करेक्ट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी बिजनेस में आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस की एक्टिविटीज कर रहे हो, तो ये देख लो कि इसका जो फर्क बाकियों पे, स्टेक होल्डर्स पे क्या आ रहा है। स्टेक होल्डर्स का मतलब, अगर आपने लाइक एफबीटी पढ़ा हो तो स्टेक होल्डर वहां आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूं कि स्टेक होल्डर का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड हर बंदा। जैसे मेरा बिजनेस है, अब मेरे बिजनेस के एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर हैं, ओनर्स शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स हैं। जिसका ताल्लुक, जिसका बिजनेस का जिन जिन पे इम्पैक्ट जा रहा है, यहाँ तक कि मेरे कंपेटिटर्स, गवर्नमेंट, उसके बाद मेरे जो क्या कहते हैं सप्लायर्स, मेरे कस्टमर्स, ठीक है, मेरे से रिलेटेड वो गवर्नमेंट के इदारे जो मैं जिनके साथ मैं रजिस्टर्ड हूँ, मतलब जिन जिन से मेरा थोड़ा सा भी ताल्लुक है, वो मेरे स्टेक होल्डर हैं। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है एक्चुअली, कि आप इन सारी चीजों को, आप इन सारे लोगों को, जो जिनकी वजह से आपका इम्पैक्ट जिन पे जा रहा है बेसिकली, उनके उनके सारे मामलात अच्छे तरीके से निभाओ। ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है कि यार मेरे ओनर शेयर होल्डर का पैसा बन रहा है, अब उसमें एम्प्लॉय डूब रहा है, सप्लायर का पैसा हमने रोका हुआ है, कस्टमर को हम सही से डील नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं यार मालिक का पैसा बन जाए, तो वो बिजनेस सस्टेन नहीं रह सकता। सस्टेनेबिलिटी थी हर चीज ध्यान से लेके चलना, सारी चीजों को देख के चलना, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी इन्वॉल्व्स टेकिंग अ लॉन्ग टर्म व्यू। वो कह रहा है कि सस्टेनेबिलिटी कहता है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू देखा जाए, एंड अलाउइंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशंस टू बी मेट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। कह रहा है सस्टेनेबिलिटी ये है कि आप लॉन्ग टर्म व्यू करो, यानी लॉन्ग टर्म में सोचो और देखो कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स भी पूरी हो, और फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हमने पूरी करनी है, फ्यूचर जनरेशन की जो नीड पूरी करनी है, उस पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। यानी कि हर इस पूरे बात का एक पॉइंट ये है कि हर चीज का आज और आने वाले कल का ख्याल रखा जाए। तो बिल्कुल पहला पॉइंट तो होगा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी यही है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर्स ओनली। वगैरह सिर्फ मालिकों को देख लो, अभी तो बताया कि सिर्फ मालिकों को नहीं देखना, सारी चीजें देखनी है। दूसरा नहीं होगा। तीसरा, accountants have a public interest duty to protect society as a whole एंड द ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी। वो कह रहे हैं जो अकाउंटेंट्स है ना, उनका पब्लिक इंटरेस्ट ड्यूटी है, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो एक तो सोसाइटी को प्रोटेक्ट रखें, टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एज अ होल। किस तरह मैं बताता हूँ। मैं एज अकाउंटेंट किसी कंपनी में गया, मैंने उस कंपनी में सारे रिकॉर्ड्स चोरी किए, उन्हीं के कंपैरिटर में जाके सारे रिकॉर्ड्स उनको दे दिए, ठीक है।
ये मैं क्या कर रहा हूँ पब्लिक में? ये मैं पब्लिक में क्या कर रहा हूँ? मैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड, डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैं सही से प्रोफेशनलिज्म शो नहीं कर रहा। ठीक है। तो अकाउंटेंट की ड्यूटी है ये कि प्रॉपर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज उनके पास बहुत बहुत वो डाटा होता है, बहुत ऐसा डाटा होता है जो कि प्राइवेट होता है कंपनी के लिए। तो एक तो ये चीज़ है एज अ होल एंड ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी। तो ये पॉइंट भी ठीक है कि अकाउंटेंट्स को बहुत ध्यान से ड्यूटी निभानी पड़ती है इस चीज़ की, कि वो किसी चीज़ में कोई फ्रॉड या कोई इस तरह की हरकत ना करें जिसका इम्पैक्ट एट लास्ट बिजनेस की परफॉर्मेंस पे आ सके। उसके बाद वो कह रहा है विच एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी आर मेजर्ड यूजिंग ट्रिपल बॉटम लाइन मेजर्स। तो 389 में वो कह रहा है तीन तीन ऐसी चीजें बताओ जो सस्टेनेबिलिटी को लेके चलती हैं। तो ये याद रखना, ये तीन है ESE। ESE ये वर्ड याद रख लो, ESE। ESE ये है परफॉर्मेंस जो कि सस्टेनेबिलिटी मैयर है। ठीक है, जो कि सस्टेनेबिलिटी मैयर है यूजिंग ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन के से रिलेटेड जो हमारे पास सस्टेनेबिलिटी मेजर्स हैं वो है ESE। ई का मतलब इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल। इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल, बिकॉज ये तीनों सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप बाकी देखो ना, मैं बताता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी में बाकी क्यों नहीं आ रहे। इसमें देखो, इकोनॉमिक, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये बेसिकली बिजनेस के 3 E's हैं। बिजनेस के 3 E's हैं। इसमें सोशल कहीं नहीं लिखा हुआ कि सोशल लेवल पे या एनवायरमेंटल लेवल पे कोई चीजों को देखा जाए। ये सिर्फ बिजनेस के अंदर के मामलात हैं। बिजनेस के अंदरूनी परफॉर्मेंस इस बेस पे देखी जा सकती है, बैरूनी परफॉर्मेंस नहीं देखी जा सकती। लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको पता है कि आपको सारी चीजों का ख्याल रखना है। अगर सी देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट, ये भी बिजनेस के अंदरूनी मामला आते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी बिजनेस के अपने मामला आते हैं। तो सस्टेन बिजनेस को रखने के लिए आपको हर चीज देखनी पड़ती है, बाहर के मामला भी और अंदरूनी मामला, और किसी पे आपका कोई बुरा इंपैक्ट ना आ जाए। ये एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी, तो बी आंसर होगा इसका 389 का। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट आगे कंटिन्यू। एक्चुअली ये उन्होंने मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए हुए हैं। पहले परफॉर्मेंस मेजरमेंट ओवरव्यू के MCQs थे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की एप्लीकेशन। ये ऊपर वाले कुछ जनरल MCQs थे, इंपॉर्टेंट भी थे, जनरल MCQs थे। अब ये कुछ कैलकुलेशंस वाइज और इस टाइप के कुछ MCQs आने वाले हैं। अच्छा, अब अगर आप देखो तो इसमें आप का सबसे पहले है इन द लास्ट ईयर डिविजनल कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल ROI। डिवीजन कंट्रोलेबल ROI का मतलब कि इसमें जो डाटा यूज होगा वो यूज होगा जो आपके कंट्रोल में था। वॉज 25%। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है? 25%। एंड इट्स कंट्रोलेबल प्रॉफिट CP कितना है? 80,000। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस अप्रोप्रिएट टू द डिवीजन was 18%। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस अप्रोप्रिएट टू द डिवीजन was 18%। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस उसने आपको दिया 18%। अब वो कह रहा है कि कंट्रोलेबल रेजिडुअल इनकम निकालो, कंट्रोलेबल रेजिडुअल इनकम निकालो। रेजिडुअल इनकम का मतलब ये होता है, रेजिडुअल इनकम का तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला ये होता है कि जितने भी आपके प्रॉफिट्स बन रहे हैं, जितने भी आपके प्रॉफिट्स बन रहे हैं, उस लिहाज से हम उसको क्या कहते हैं, निकालें कि हमारी रेजिडुअल इनकम कितनी बन सकती थी अगर हम किसी इंटरेस्ट पे उसको या कहीं बैंक में फिक्स करके वहां से कमा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 लाख रुपए है। तो मैं 1 लाख रुपए, मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है 1 लाख मुझे दे दो, तो मैं बोलूंगा भाई मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे कितना फायदा दोगे? वो बताएगा XYZ जितना फायदा। तो मैं उसे बोलूंगा तुम इतना फायदा दे रहे हो, मैं ये पैसा अगर बैंक में रख दूं तो सुकून से, बैंक मुझे 18%, ये देखो सवाल के मुताबिक 18% दे रहा है। तो क्या तुम मुझे 18% दोगे? अगर तो तुम मुझे 18 या 18 से कम दोगे तो मैं तो फिर मुझे तुम्हें पैसा देने का फायदा ही है, तुम तो रिस्क पे हो। तुम्हें तो खुद नहीं पता कि पता नहीं 18% भी बनता है कि नहीं बनता तुम्हारे बिजनेस से। तो बेहतर नहीं मैं बैंक में रख के इंटरेस्ट ले लूं। इस्लामिक पॉइंट के मुताबिक नहीं बता रहा, जनरली बता रहा हूँ नॉलेज। तो मैं बेहतर नहीं है बैंक में रख के पैसा ले लूं। तो तुम मुझे इस 18% से ज्यादा कितना कमा के दोगे? यानी 1 लाख पे 18 नहीं, बल्कि अगर तुम मुझे बोलोगे 30,000, 35,000 कमा के दोगे, तो वो जो ऊपर वाले 18,000 तक तो मैंने बैंक से भी कमा लेना साल का। लेकिन 18,000 से ऊपर वाली जो इनकम है वो होती है रेजिडुअल इनकम, वो होती है रेजिडुअल इनकम। और रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होगा? रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होगा कि सबसे पहले आप देखो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले तो आप देखो ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये तो उसने बताया प्रॉफिट, ये तो उसने बताया प्रॉफिट। अच्छा, ये 80,000 आपका प्रॉफिट है, 80,000 आपका प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट पे
ये प्रॉफिट आपका आएगा यहाँ पे आ रहा है प्रॉफिट, तो ये वो जो बना के दे रहा है। अब हमें देखना है कि अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करते तो हमें कितने पैसे मिलते हैं। अगर हम यही पैसा, अब उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो दी नहीं है, अगर आप फोकस करो सवाल पे, कहीं बताया कितना इन्वेस्ट किया था। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता तो हम ये कैसे निकालेंगे 18% लेना हमने। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपने इसने आपको ROI दिया ना, ये एक्चुअली इसीलिए दिया है। ROI का अगर आप फॉर्मूला देखो तो वो यही तो है कि प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड कर दो इन्वेस्टमेंट पे, तो आपके पास ROI आ जाती है। प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट ही तो ROI है। और अगर आप ROI नीचे ले आओ, इन्वेस्टमेंट वहां ले जाओ, तो आपको इन्वेस्टमेंट का पता चल जाएगा। ROI की परसेंट गिवन है बिल्कुल 25%, और प्रॉफिट कितना है, यानी प्रॉफिट ऊपर आएगा आपका कितना 80,000, प्रॉफिट उसने आपको 80,000 बना के दिया, जो कि 25% है। यानी यहाँ पे वहां से ROI के परसेंटेज यहाँ ले आओ, 25% यहाँ आ गया। इन्वेस्टमेंट फिर कितनी की होगी मैंने, कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी जिसका 25% 80,000 है। तो ऑब्वियसली बात है, ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 3,20,000। 3,20,000 यानी मैंने इस बिजनेस में 3,20,000 इन्वेस्ट किया। मैंने इस बिजनेस में 3,20,000 इन्वेस्ट किया, जिस पे मुझे 25% मिला, तभी तो उसका वो 80,000 प्रॉफिट बना। ठीक है। अब ये 80,000 तो इन्होंने मुझे बना के दिया ना PBIT, इसमें से मैंने माइनस करना है कि मैं बैंक से कितना कमा सकता था, यानी मेरी नोशनल इंटरेस्ट, नोशनल इनकम कितनी होती। मेरी नोशनल इनकम कितनी थी, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट माइनस करूं इसमें से, अगर आपने RI देखा हो मेरा टॉपिक में, तो मैंने बताया होगा यहाँ पे कि कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट की जगह मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्ड वहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उसी परसेंटेज से, जो परसेंटेज मुझे बैंक दे सकता है, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है। तो 80,000 माइनस इन्वेस्टमेंट है 3,20,000, मल्टीप्लाई परसेंट कितने परसेंट दे रहे हैं बैंक, 18%। तो 3,20,000 का 18%, ये आ रहा है 57,600। मैं बैंक से रह के अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ना, तो यार है 57,600। मैं अगर बैंक में अपना पैसा रखता तो मैं 57,600 कमा सकता था, लेकिन मैंने इस बिजनेस से कितना कमाया, 80,000। तो इस 80,000 में से माइनस कर दो, तो ये आएगा, फाइनल आंसर आएगा 22,400। 22,400 का मतलब ये है कि मैंने बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने कहीं और एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जहां से मेरी रेजिडुअल इनकम, यानी बैंक से भी अगर कमाता तो उससे भी ऊपर मेरी इनकम कुछ बन रही है। बैंक से मैं जो 57,600 कमा सकता था, यहाँ मैंने 57,600 तो कमाया ही कमाया, उसके ऊपर रेजिडुअल इनकम भी कितनी कमा ली, 22,400 की कमा ली। तो बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। तो इस तरह के सवाल तभी आ सकते हैं अगर आपके फॉर्मूलाज पके होंगे। फॉर्मूलाज पके होंगे तो फिर मुश्किल नहीं है, फिर बहुत आसान है। हाँ, एक ट्रिक इसमें था कि उसने आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दी थी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसने आपको एक ट्रिक दिया था, एक शॉर्टकट दिया था कि आपको इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की परसेंटेज दे दी थी, यानी ROI दे दिया था। तो वो ROI को आप प्रॉफिट पे डिवाइड करोगे परसेंटेज को, तो आपके पास खुद बहुत इन्वेस्टमेंट तो आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को मैंने फिर यूज कर लिया नोशनल इंटरेस्ट निकालने के लिए, जो कि आंसर आया। तो आंसर बना 22,400। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है। ओके। अब इसमें कह रहा है गवर्नमेंट बॉडी, वेट अ मिनट, इस सवाल में, इस सवाल में 391 में उसने बोला कि गवर्नमेंट बॉडी यूजेस मैयर बेस्ड अपॉन 3 E's। एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि किसी भी बिजनेस का या कोई भी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, मैयर है वो 3 E's, यानी वो जो एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, उसकी बेस पे वो करती है। यानी वैल्यू फॉर मनी जनरेटेड बाय द पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड एक बिजनेस है, बिजनेस तो नहीं ऑब्वियसली इदारा है, उस पे वो इवेल्युएशन 3 E's की बेसिस पे कर रहे हैं। It considers the most important performance measure to be cost per successfully treated patient। यानी वो कह रहे हैं कि वो अपना मेयर जो है ना, परफॉर्मेंस मेयर, वो इस बेस पे करते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है पर सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट, जो भी सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट है हमारी तरफ से, उसमें हमारा खर्चा कितना आ रहा है, इस बेस पे इवेल्युएशन है। अगर देखो, अगर आपका जो आपकी जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इस चीज पे है ना कि आप कितना उस काम में इनपुट कर रहे हो, और बदले में वर्सेस आउटपुट आ जाए, बदले में आउटपुट के बदले, यानी ये
ये जो सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट है, ये आपका क्या है, आउटपुट, और इनपुट क्या था, कॉस्ट। तो अगर आप इस बेस पे इवेल्युएशन कर रहे हो कि जिसमें आप देख रहे हो कि आउटपुट कितना बनाया है इनपुट लगा के, तो ये आपकी होती है एफिशिएंसी। क्योंकि एफिशिएंसी में आप हमेशा ये देखते हो कि इनपुट टू आउटपुट का क्या हिसाब है। आपने जो पैसा लगाया, आपने जो टाइम लगाया, आपने अपनी तरफ से जो इनपुट किया, बदले में आउटपुट क्या आया। जिस तरह की कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है, तो इसमें आप क्या, या फॉर एग्जाम्पल आवर्स पर यूनिट है, कि मैंने 10 यूनिट्स बनाने थे, इतना टाइम लगा के इतने यूनिट्स बनाए। तो अगर मैंने अपने टाइम, मुझे 100 घंटे मिले लेकिन मैंने 70 घंटे में काम कर दिया, जिसका मतलब मैंने आउटपुट, इनपुट जितना मेरे पास था उस लिहाज से आउटपुट ज्यादा दिया। यानी कि जहां मैं 1 घंटे में 100 यूनिट बना सकता था, मैंने 1 घंटे में, या 1 घंटे में 70 यूनिट बना सकता था, मैंने 1 घंटे में 100 यूनिट बनाई। ये तो हो गया कि आपने क्या कहते हैं, यूनिट्स कितने बनाए। लेकिन मुझे इनके लिए, इन यूनिट्स को बनाने के लिए 100 घंटे की वन थे, लेकिन मैंने 80 घंटे, 70 घंटे जल्दी काम कर लिए, तो इसका मतलब मैं एफिशिएंट हूँ। मैं एफिशिएंट हूँ, मैंने जल्दी अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन यूटिलाइज करके काम किया। तो जब भी आपका जो ताल्लुक है वो इनपुट टू आउटपुट हो, ये हमेशा आपकी क्या कैलकुलेशन होती है, एफिशिएंसी की कैलकुलेशन होती है। तो आंसर होगा इसका सी। उसके बाद, अ गवर्नमेंट इज लुकिंग एट assessing the hospitals by reference to the range of both financial and non financial factors। फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देख रहे हैं और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देख रहे हैं। वन ऑफ विच इज अ सर्वाइवल रेट्स फॉर द हार्ट बाईपास ऑपरेशंस। यानी जिनमें से एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर ये भी है कि हम ये देखेंगे कि जो बाईपास, हार्ट बाईपास ऑपरेशन जिनका हुआ, उनमें सर्वाइवल रेट क्या है, वो उनमें से कितने लोग बच गए। अगर देखो यहाँ पे अब वो कह रहे हैं इसमें से कौन सा बेस्ट 3 E's यूज हो रहे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से। अब अगर यहाँ देखो, यहाँ इसने कोई इनपुट टू आउटपुट की बात नहीं की। फोकस करो, मैं ऊपर वाला और नीचे वाले को दोनों को कंपेयर करने लगूँ, तुम्हें मजीद बेहतर समझाने लगूँ। ऊपर वाले में हमने देखा था इनपुट टू आउटपुट, कि हमने अपने रिसोर्स को कैसा यूज किया। लेकिन यहां अगर आप देखो, ये पूरे फैक्टर को देखो, यहाँ पे कोई इनपुट नहीं आपको शो हो रहा कि हमने कितने पैसे लगा के या कितना टाइम लगा के ये काम किया। उसने कहा बस हमें देखना है सर्वाइवल रेट्स, यानी कि वो हमें फाइनल रिजल्ट्स दे रहा है। यानी रिजल्ट्स का मतलब आउटपुट दे रहा है, और कह रहा है उस बेस पे आपने बताना है। तो यहाँ पे इनपुट टू आउटपुट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पे है आप डायरेक्टली आउटपुट देख रहे हो, फाइनल रिजल्ट की बेस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हो। ऊपर था कि आप अपना रिसोर्स, अपना इनपुट कितना लगा रहे हो आउटपुट बनाने के लिए, ये बात थी। अभी ये है कि रिजल्ट्स कितने आप लगा रहे हो, रिजल्ट्स कितने आपने बनाए हैं, रिजल्ट्स कितने बनाए हैं, आउटपुट कितना बनाया। तो जब भी आपकी रिजल्ट्स की बेस पे, आउटपुट की बेस पे, जिसमें इनपुट का कोई ताल्लुक ना हो, आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाए, ये होती है इफेक्टिवनेस। ये होती है इफेक्टिवनेस। तो ये याद रखना है, एफिशिएंसी होती है इनपुट टू आउटपुट। और ओनली आउटपुट देख के, जैसे मैंने आके बताया कि मैं ना पास हो गया, ये है इफेक्टिवनेस, क्योंकि मैंने अपना रिजल्ट बताया, मेरे 70% आए, मेरे 80% आए, ये इफेक्टिवनेस है। अब ये इफेक्टिवनेस। लेकिन अगर मैं आके ये बोलता हूँ ना कि भाई मैंने 3 महीने का सब्जेक्ट 1 महीने में करके 80% लिए। अब मैंने क्या बताया, अपना इनपुट भी बताया कि मैंने 1 महीना लगा के, इतने कम टाइम लगा के ज्यादा मार्क्स लिए। अब मैं एफिशिएंट बन रहा हूँ, अब मैं अपनी एफिशिएंसी शो कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं शो करूँ मैं पास हो गया, मैं अपनी इफेक्टिविटी शो कर रहा हूँ, इफेक्टिवनेस शो कर रहा हूँ। ये सीन है दोनों में डिफरेंस। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड नॉट, इनमें से नहीं है द अप्रोप्रिएट कॉस्ट सेंटर। अगर हम इसमें एक ही बात करें तो हमारे पास ये है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो कॉस्ट पर इनमें से कौन सा नहीं है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं है वैसे तो। ओके, मैयर्स, अच्छा, मैयर्स फॉर द कॉस्ट सेंटर, मैयर्स फॉर द कॉस्ट सेंटर, सॉरी। मुझे लगा कि कॉस्ट सेंटर की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट सेंटर कौन सा, ऐसा नहीं है। वही कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फॉलोइंग मैयर्स वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर कॉस्ट सेंटर, कौन सा मैयर नहीं है। पहले तो हम कॉस्ट सेंटर को समझते हैं। कॉस्ट सेंटर ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा सेंटर जहां सिर्फ कॉस्ट लग रही हो, जहां पे कमाई का कोई हिसाब ना हो। तो पहला देखो, कॉस्ट पर यूनिट, ये तो होगा, यानी ये मैयर है। कॉस्ट पर यूनिट की बेस पे आप देखोगे कि कॉस्ट सेंटर की मैनेजर ने कितने पैसा लगाया, तो आप देखोगे ना कि उसने पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगाई है, कितनी कॉस्ट उसके डिपार्टमेंट में आई है।
तो ये तो देखोगे परफॉर्मेंस वैल्यूएशन है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कंट्रीब्यूशन कमाई है, कमाई का ताल्लुक कॉस्ट सेंटर के मैनेजर से नहीं है, वो प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर से है, क्योंकि उसने कमा के देना है। तो ये इसका ऑप्शन होगा कि ये कॉस्ट सेंटर के लिए नहीं है, ठीक है। आगे कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल लेबर आवर्स टू बजट लेबर आवर, ये भी होगा, लेबर बजट लेबर कॉस्ट टू एक्चुअल लेबर कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट है। यू अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये भी कॉस्ट है। तो ए सी और डी में कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट सेंटर का जो मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस मैयर उनकी बेस पे हो सकती है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कमाई है, कमाई की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कॉस्ट सेंटर का मैनेजर नहीं देगा, उसके अंडर कमाई थी ही नहीं, उसने कमा के देना ही नहीं था, वो उसने जस्ट खर्चा करना था, उसने काम करने थे, खर्चा करना था, बस उसका हमें पता था। कॉस्ट के लिए वो होगा कि खर्चा कम से कम करो, लेबर कॉस्ट बचाओ, ओवरहेड्स बचाओ, मटेरियल कॉस्ट बचाओ, वो हो सकता है उसके लिए। तो 393 का बी आंसर होगा। उसके बाद 394 अगर आप देखो, दोबारा से इस तरह इस तरह आया कि वो कह रहा है कि थ्री ईज में से हमने बताना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अ गवर्नमेंट इज लुकिंग एट असेसिंग स्टेट स्कूल्स बाय रेफरेंस टू द रेंज ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, वन ऑफ विच इज द एवरेज क्लास साइजेस। अच्छा, तो इसमें हमने बताना है कि थ्री ईज कौन से ऐसे हैं, थ्री ईज कौन से में से कौन सा ऐसा है जो इसमें शो हो रहा है। तो देखो उसमें ये बोल क्या रहा है कि एक स्कूल है जिसमें हमने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की बेस पे परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है, लेकिन ये जो एवरेज क्लास साइजेस की बेस पे, अगर आप एवरेज क्लास साइजेस की बात करो तो मतलब कि एक क्लास में एवरेज तौर पे कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। देखो ये एवरेज क्लास साइज किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आपके पास नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, और कितने बेहतर तरीके से आप अपने टाइम टेबल्स और अपनी जो जितने मामलात हैं उनको मैनेज कर रहे हो। अगर आप अपने टाइम टेबल्स, अपने टीचर्स, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से मैनेज कर रहे हो, अच्छा रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हो, अच्छी रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप बेहतर वो क्या कहते हैं अपने क्लास साइजेस को बढ़ा सकते हो और अपनी क्लासेस को बेहतर कर सकते हो, जो कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, जो कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है। लेकिन बैक एंड पे आप ये देख रहे हो कि आप इनपुट कितना प्रोवाइड करोगे तो आउटपुट ये बने। इसमें सिर्फ आप ये नहीं देख रहे कि सिर्फ रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, ये नहीं देख रहे। आप इसमें ये देख रहे हो कि एवरेज क्लास साइजेस, और वो सारा का सारा बेस किस पे कह रहा है, इस इनपुट पे, इस इनपुट पे कि आप, इस इनपुट पे कि आप अपने आउटपुट यानी कि एवरेज क्लास साइजेस की बेस पे परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कर रहे हो, तो ये इनपुट कितना अच्छा मैनेज कर रहे हो, अपने टीचर्स या अपने क्लास स्टूडेंट्स को किस तरह मैनेज कर रहे हो, तो ये क्या होगा कि आप कितने एफिशिएंट हो, क्योंकि एवरेज क्लास साइजेस सीधा सीधा बेस कर रही है कि आप अपने इदारे के अंदर अपने रिसोर्स को किस तरह मैनेज कर रहे हो, अपने रिसोर्स को किस तरह मैनेज कर रहे हो। अच्छा, तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर होगा एफिशिएंसी। तो ये थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, बट आप अगर ये कैप्लन के एमसीक्यूज कर लो, समझ लो, तो ऑन एन एवरेज समझ आ जाते हैं सारे। एग्जाम में भी जिस तरह क्या है समझ आ जाते हैं, वो इन्हीं के तरह ही होते हैं कि वो इन्हीं तरह पूछेगा। थ्री ईज, स्कूल बता देगा, हॉस्पिटल बता देगा, तो आपको देखना है कि भाई ये क्या चीज़ की बात कर रहा है, कि फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा है, ऐसी चीज़ की बात कर रहा है जिसकी बेस, इनपुट की बेस पे आउटपुट देखा जाएगा। तो ये सारा सीन है, तो इसका आंसर सी होगा। उसके बाद फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस फॉर द कंपनी ऑपरेटिंग अ फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट यूजफुल। हमने डिलीवरी व्हीकल का बिजनेस है, ठीक है, कंपनी है, उसके बारे में बताना कि कौन सा यूजफुल होगा। अच्छा, अब आप चूंकि फ्लीट, इसमें आप चूंकि कंपनी है वो फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल यानी एक जगह से दूसरी साइड पे कोई ना कोई माल पहुंचा रही होगी, कोई ना कोई माल पहुंचा रही होगी, तो कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर है यहाँ पे। तो पहली चीज, एक तो आपकी जो डिलीवरी व्हीकल है वो एक साइड से दूसरी साइड पे जा रही है, तो इसका मतलब कुछ टाइम कवर कर रही है, मतलब कुछ क्या कहते हैं रास्ता कवर कर रही है। एक तो ये डिपेंड कर रहा है। दूसरा, उनके अंदर माल भी तो जा रहा है, तो वो जो वेट है वो भी है। तो ऐसा कोई हम देखेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर, कॉस्ट पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर, जिसमें दोनों चीजें कवर अप हो जाए। अगर आप पहला देखो तो कॉस्ट पर माइल रन, वो कह रहा है कि हम देख लेंगे कि कितना खर्चा एक माइल पे आ रहा है, ये हमें रास्ता तो बता रहा है, लेकिन जो वेट है, जो उस पे लगने वाला जो माल की जो क्या कहते हैं किलोग्राम्स हैं या टन है, वो नहीं पता चल रहे, तो फायदा नहीं है। कॉस्ट पर ड्राइवर आर, कि ड्राइवर ने कितने घंटे काम किया। भाई ड्राइवर ने अगर एक दिन 10 घंटे काम किया, लेकिन एक दिन जो 10 घंटे काम किया उस वक्त उन्होंने उसने 100 टन माल लेके गया था, फॉर एग्जाम्पल
100 टन माल लेके गया, और दूसरे ही दिन दोबारा 10 घंटे काम किया लेकिन अगले दिन 10 टन माल लेके गया, तो अब तो डिफरेंस आ गया। तो फिर कॉस्ट पर ड्राइवर आर इज नॉट नॉट प्रॉपर इवेल्युएटर। आगे कॉस्ट पर टन माइल, ये देखो ये है कि टन भी आ गया, वेट भी आ गया, और माइल दोनों चीजें कवर अप हो गई। उसकी बेस पे आप कॉस्ट निकाल लो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट इवेल्युएटर है जिससे आपकी दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी। इसके बाद कॉस्ट पर केजी कैरेट, ये ओनली केजीज की बात कर रहा है, इसमें माइल की बात नहीं कर रहा। हो सकता है केजी वो ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, ये तो हम देख लेंगे, लेकिन माइल्स हो सकता है ज्यादा करें कम, ये तो हमने नोटिस किया ही नहीं डी में। तो सी आंसर होगा जिसमें आप दोनों को कवर अप कर रहे हो, कॉस्ट पर टन माइल, दोनों को इनकॉर्पोरेट, दोनों को समझ के, दोनों को इनकॉर्पोरेट करके, दोनों को कैलकुलेशन में लाके फॉर्मूला से बता रहे हो कि हमारा खर्चा कितना आया। तो सी आंसर होगा इसका बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद अ डिवीजन हैज अ रेजिडुअल इनकम ऑफ 240,000 एंड नेट प्रॉफिट बिफोर इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट, वो जो नोशनल इंटरेस्ट है उससे पहले उनका नेट प्रॉफिट था 6,40,000। अब वो कह रहा है इफ इट इज इफ इट यूजेस द रेट ऑफ 10% फॉर कंप्यूटेड कंप्यूटिंग इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, यानी कि नोशनल इंटरेस्ट ऑन इट्स कैपिटल, व्हाट इज द ROI। ROI हमने इसमें बताना है। खैर, सबसे पहले तो हम इसमें RI का यानी रेजिडुअल इनकम का ही फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि डाटा उस तरह गिवन है, डाटा उस तरह गिवन है, तो पहले तो हम RI का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि हमारे पास आएगा कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, नेट प्रॉफिट हमारे पास ये गिवन है रेजिडुअल इनकम 240,000, वेट अ मिनट, नहीं, PBIT नेट प्रॉफिट यानी माइनस जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है या इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट दोनों में से एक, डिवाइड नहीं किया मैंने, एक ही नाम है इसलिए लिखा है, मल्टीप्लाई परसेंटेज, जो भी परसेंटेज गिवन है। तो जो डाटा गिवन है हम बता देंगे इसमें। सबसे पहले हम, उसने हमें रेजिडुअल इनकम ही दी है, रेजिडुअल इनकम आ गया 240,000 इज इक्वल टू PBIT। अभी मैं बताऊंगा हमने निकालना क्या है एक्चुअली, ROI। तो ROI के लिए हमें PBIT एक्चुअली चाहिए, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल हमने कितना इन्वेस्ट किया, तो वो ये उसने हमें कैपिटल दिया, कैपिटल नहीं दिया मेरा ख्याल है उसने हमें, वेट अ मिनट, कैपिटल नहीं दिया, PBIT दिया, बिकॉज देखो वो कह रहा है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट उसने हमको दिया नेट प्रॉफिट कितना 640,000 का, बट उसने हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दी। अब अगर मैंने जो चीज निकालनी है वो है ROI। ROI के लिए मेरे पास प्रॉफिट तो गिवन है 640,000 का, लेकिन डिवाइड उसको करना है इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड से, वो नहीं गिवन, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से निकाल लेंगे ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू परसेंटेज, मेरे पास यहाँ पे 10% है, तो वो निकाल लेंगे, वो तो मसला ही नहीं है। किस तरह कि आप ये वाली साइड को, ये माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे ले जाओ, और 240 को अपनी इस साइड पे ले आओ, राइट साइड पे ले आओ। तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा। मैं फॉर्मूला थोड़ा आगे ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि दरम्यान में फॉर्मूला लिखा हुआ है दूसरा। तो यहाँ मैं इस, ये बेसिकली इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 10% इज इक्वल टू 640,000 माइनस, इसको मैं रेस कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, माइनस 240,000, ये आ जाएगा 4 लाख। अब 4 लाख मेरे पास क्या आया, 4 लाख मेरे पास क्या आया, अभी फाइनल आंसर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 10% इज इक्वल टू 4 लाख। अब इस 10% जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ जाके 4 लाख पे डिवाइड कर दो 10% यानी 0.1 को, तो 10% को जब आप वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड करोगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 4 मिलियन, 6 zeros आएंगे यहाँ पे, 4 बिलियन आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। 4 लाख को मैंने बस डिवाइड किया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ 10% था, तो 4 लाख डिवाइड बाई 0.1 होगा, 4 मिलियन आपके पास, 40 लैक्स आपके पास, ये 4 मिलियन आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम ROI निकाल सकते हैं, जो हमें निकालना था। ROI का फॉर्मूला क्या है, PBIT डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। PBIT कितना है, प्रॉफिट कितना कमाया मैंने, 640,000 डिवाइडेड बाय 640,000 डिवाइडेड बाय एक 40 मिलियन इंटू 100, तो 640 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएगा हमारे 16%, 16% मेरे पास सी आंसर आ जाएगा अगर आप यहाँ पे यूज करते हो। तो ये कुछ इट वाज इंपॉर्टेंट MCQ कि इसमें आप, उसने आपको पहले RI यानी रेजिडुअल इनकम का डाटा दिया, उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड ने गिवन था, और उस कैपिटल एम्प्लॉयड ने यूज होना था ROI निकालने के लिए, तो हमें हमसे उसने फाइनली ROI पूछा हुआ है। ROI के लिए PBIT डिवाइड बाय कैपिटल करना है, PBIT गिवन है बट कैपिटल नहीं गिवन, वो हम RI के फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि सवाल में डाटा उस लिहाज से गिवन है कि हम RI के थ्रू ही निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू 4 मिलियन निकाल के हमने PBIT पे डिवाइड कर दी,
तो हमारे पास ROI आ गया 16%। 16%, आंसर सी हो। उसके बाद 397, आप लोग उसका पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैंने ये रेस करना है, तो आप या नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट MCQ है। JKL इनकॉर्पोरेशन बजटेड टू मेक 1000 यूनिट्स इन मई। 1000 यूनिट्स बन रहे हैं मई में, यूजिंग 2000 डायरेक्ट लेबर आर। ये बजट है। बजट के मुताबिक, मैं पहले बजटेड डाटा लिख रहा हूँ, बजट के मुताबिक 2000 घंटे लगेंगे और 1000 यूनिट्स बनेंगे। ये बजट आ गया। एक्चुअल में उसने क्या किया, 1100 यूनिट्स बनाए और 2300 आवर्स लिए। ये सारा कुछ आ गया। अब वो कह रहा है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो बतानी है। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो का मतलब एक्टिविटी रेशो भी होता है, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो भी बोलते हैं इसको। ये होती क्या है, इसका आंसर, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स को अगर हम बजटेड आवर्स पे डिवाइड कर दें, अगर हम देखें हमारे पास बजटेड आवर्स गिवन है कितने, 2000, ये देखो 2000 हमारे पास बजटेड आवर्स गिवन है, उनका मसला नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स हमें निकालने होंगे। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि स्टैंडर्ड और बजट सेम है, कुछ को पता होगा कि नहीं सेम। जैसे हमने, अगर आपने स्टैंडर्ड कोस्टिंग पढ़ा हुआ तो वहां मैंने बताया था कि बजट और स्टैंडर्ड सेम नहीं होता। स्टैंडर्ड क्या होता है कि आप अपने बजट को एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक कन्वर्ट करते हो। किस तरह, अभी करने लगो। देखो, पहले अगर आप बजट के मुताबिक पर यूनिट देखोगे कितने घंटे लग रहे हैं, तो 2000 घंटे लग रहे हैं 1000 के मुताबिक। तुम्हारा बजट ये था कि 2000 घंटे लगेंगे 1000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो 2000 को अगर तुम डिवाइड करते हो 1000 से, तो तुमको पता चल जाएगा कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, 2 आवर्स चाहिए। 2 आवर्स, एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, 2 घंटे। अब ये जहन में रखना, कितने घंटे चाहिए, 2 घंटे। ये बजट है। पर यूनिट मैंने निकाला, जो 2 आवर्स पर यूनिट, बजटेड आवर्स पर यूनिट मैंने निकाल लिया कि 1 घंटा, 2 घंटे चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए। अब तुम इसको एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक इस तरह कन्वर्ट करोगे कि इसी को मल्टीप्लाई कर दो ये एक्चुअल यूनिट्स के साथ। अब तुमने एक्चुअल में कितने यूनिट्स बनाए, 1100, और तुम्हारा बजट कितना था, एक यूनिट कितने में बनना चाहिए, 2 घंटे में। तो जब तुम इस बजटेड आवर्स पर यूनिट को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। कि तुमने एक्चुअल में जो घंटे लगाए वो तुम्हारे कितना टाइम लगना चाहिए था अकॉर्डिंग टू बजट। तो 2 आवर्स मल्टीप्लाई 1100, तो 2 आवर्स मल्टीप्लाई 1100 करोगे तो ये आ जाएगा 2200 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा 2200 आवर्स, नीचे आ जाएगा 2000, आंसर आ जाएगा सी, 110%। सी आ जाएगा 110%। है। यहां तक तुम लोगों के कितने हो गए, सॉरी किधर गया, 397 हो गया। नोट कर लो अगर नोट करना है तो। उसके बाद एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो भी लेबर से रिलेटेड है। एफिशिएंसी रेशो का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। डेटा देख लेते हैं इसमें भी। RL इनकॉर्पोरेशन बजटेड टू मेक 200 यूनिट्स इन जून विद स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ, ये देखो इस बार उसने खुद आपको पर यूनिट दे दिया। ये पर यूनिट दिया ना, ये बजटेड पर यूनिट दिया। तो पर यूनिट को अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल एक्टिविटी से, तो हमारे पास स्टैंडर्ड आ जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे 2 आवर्स निकाला था, उसने आपको दे दिया 0.6 आवर्स लगेंगे एक यूनिट पे बजट के मुताबिक। आपको पता है कि एक यूनिट पे 0.6 आवर्स लगने चाहिए पर यूनिट। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट कितना है, 180 यूनिट्स, जिसपे आपने कितने घंटे लगाए, 126। एफिशिएंसी रेशो के लिए एक्चुअल आवर्स तो आपके पास आ गए ये 126, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आवर्स पर डिवाइड करना है। एक्चुअल आवर्स तो आ गए 126, इनका तो मसला खत्म हो गया। स्टैंडर्ड के लिए क्या करोगे, आपको पता है 0.6 आवर्स लगने हैं एक यूनिट में। आपने कितने यूनिट्स बनाए, एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक देखना है, स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक होगा। तो आपने यूनिट्स बनाए 180, 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो स्टैंडर्ड आ जाएगा कि कितने घंटे लगने चाहिए थे। 180 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 108। 108 आपके घंटे लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड के मुताबिक, एक्चुअल में कितने लगे, 126। 108 लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड के मुताबिक, आपके कितने लगे, 126। एक मिनट, मैंने सही किया है। 180 इंटू 0.6, 108, ठीक है। अच्छा, 108 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 100,
85.7 आंसर आ रहा है, और ऑन एन एवरेज 86% आंसर आ रहा है। 86%, 85 पॉइंट कुछ आ रहा है, 85.71 आ रहा है, तो उसने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड अप कर दिया, 86% कर दिया। सो ये तुम्हारा हो गया 398। ये है, हमने जब अकाउंटिंग फॉर लेबर पढ़ा होता है ना, एक चैप्टर एफएमए का, अकाउंटिंग फॉर लेबर, वहां पे भी हम इस चीज को देखते हैं। उसके बाद कैपेसिटी रेशियो आ गया। कैपेसिटी रेशियो क्या है? एक्चुअल आवर्स ओवर बजटेड आवर्स। इसमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल और बजट का कंपैरिजन है। तो वो कह रहा है हमने बजट किया 50 यूनिट्स बनाने हैं विद स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ 1.2, और 49 यूनिट्स बनाया जिसने 61 आवर्स लिए। एक्चुअल आवर्स तो उसने आपको दे दिए 61 आवर्स। अब आपको बजटेड चाहिए, बजटेड आपको किसका मिलेंगे? अब स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। अगर यहाँ आपको स्टैंडर्ड चाहिए होता, आप क्या करते? इस 1.2 को मल्टीप्लाई करते एक्चुअल एक्टिविटी 49 से। अब एक्चुअल से ना कर देना, अब स्टैंडर्ड नहीं निकालना, अब बजट बताना है। तो बजट के लिए बजटेड लेबर आवर्स पर यूनिट को बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर आपको बजटेड आवर्स चाहिए ना, तो आपने बजटेड आवर्स पर यूनिट को मल्टीप्लाई भी बजटेड यूनिट से करना है। दिस टाइम if you multiply this budgeted hours per unit with actual units, you will get the standard, which you don't want here, because you want here the budgeted hours that is calculated by multiplying budgeted hours per unit to budgeted units, गौर से budgeted units, ठीक है। अब budgeted units कितने हैं आपके पास? 50 यूनिट्स है 1.2, ये आ जाएगा 60। बजटेड आवर्स कितने आ गए? 60। 61/60 इंटू 100 कर देना याद से। 61/60 इंटू 100, ये आ जाएगा 101.6। 101.6 आ रहा है परसेंट, तो ये आपका बन जाएगा ऑन एवरेज 102%। 102%, ठीक है, 102%। उसके बाद नेक्स्ट, each company monitors the percentage of total sales that derives from the product developed in last year। वो कह रहा है कि जे कंपनी ने, एच कंपनी ने क्या किया है, एक परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स पे वो जो है ना अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट अभी डेवलप भी पिछले साल हुआ है, नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, बिल्कुल नया प्रोडक्ट आया मार्केट में। अब वो कह रहा है कि हम बैलेंस स्कोर कार्ड में हमने पढ़ा था ना कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होते हैं, मुख्तलिफ नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होते हैं, बिजनेस के अंदरूनी पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कुछ इनोवेशंस और लर्निंग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। बेंचमार्क बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पे देखो, तो हमने सेल्स की बात की है, लेकिन बेस्ड ऑन दैट डिराइव सम प्रोडक्ट डेवलप्ड लास्ट ईयर। अब सोचो ये जो डेवलपमेंट है, न्यू प्रोडक्ट आया मार्केट में, इसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रही है, इसकी परफॉर्मेंस। अब वो कह रहा है कि बैलेंस स्कोर कार्ड में ये किसके अंडर जाएगा, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर किसके अंडर जाएगा? तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट की बात हो रही है, उस प्रोडक्ट की बात हो रही है जो डेवलप ही नया हुआ है, जो अभी नया बना है। तो अभी हम उसे सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अभी हमारी इनोवेशन है। तो ये बनेगा इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। क्योंकि अभी हमारा हम सेल्स कैलकुलेट करें, सेल्स अगर हाल ही देखो तो ये तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव लगेगा। लेकिन उसने बोला कि अभी पिछले साल तो प्रोडक्ट बनाया, डेवलप, प्रॉपर डेवलप पिछले साल हुआ। तो अब डेवलपमेंट आपकी कितनी बेहतर रही, आपने कितने अच्छे से इंप्लीमेंट किया, तो उस बेस पे आप सेल देख रहे हो। तभी वो बोल रहे हैं सेल्स दैट डिराइव्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की जो पिछले साल हमने बनाया, उस प्रोडक्ट की सेल भाई इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव में जाएगा। नॉर्मली नंबर ऑफ सेल्स होता, प्रॉफिट होता, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, लेकिन अभी यहाँ पे इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव होगा। उसके बाद 401 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग KPIs would use to access the liquidity यानी कि जो कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं भाई, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में आता है। ग्रॉस प्रॉफिट ये भी प्रॉफिटेबिलिटी में आता है। एसेट टेस्ट रेशो जिसको आप क्विक रेशो भी बोलते हो, जिसका फॉर्मूला था क्विक रेशो, जिसका फॉर्मूला हमने कहा था कि करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंटरी माइनस कर दो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये बेसिकली आपकी कैश फ्लो लिक्विडिटी रेशोज में आता है। तो 3 तो होगा। इसके बाद 4 गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो कभी भी आपकी गियरिंग गियरिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, ये लिक्विडिटी रेशोज में नहीं आता, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा? 3 ओनली, बी होगा, मतलब बी आंसर होगा 3 ओनली। उसके बाद के क्लास हैज कैलकुलेटेड द फॉलोइंग इंडिकेटर्स, ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ट्रेनिंग कॉस्ट एज द परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट।
ट्रेनिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सी जो बैलेंस स्कोर कार्ड के में कौन से पर्सपेक्टिव में आता है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो सीधा सीधा फाइनेंशियल है, और ट्रेनिंग कॉस्ट एट द एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो है वो इनोवेशन में आता है, लर्निंग में आता है, क्योंकि ट्रेन करते हैं तो ये लर्निंग पर्सपेक्टिव है। इसका आंसर क्या होगा 402 का, डी आंसर होगा। ट्रेनिंग जो है वो इनोवेशन इनोवेशन ऑन और लर्निंग के अंडर आता है। उसके बाद दोबारा इसी टाइप का कुछ आया। हाँ, एरिया 207, एरिया 2727 आर द पिज्जा डिलीवरी कंपनी that have asked you to suggest some performance indicators that could be used to measure the customer's perspective and the internal business process perspective of the balance scorecard। वो कह रहा है कि एक पिज्जा डिलीवरी कंपनी है जिसने आपको बोला है कि हमारे कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे कस्टमर का हिसाब किताब सारी चीजें कि कस्टमर हमसे खुश है या नहीं है, और इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव कि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं इंटरनली या नहीं कर रहे। इसके लिए वो पूछ रहा है कि कौन से अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस मेजर्स होंगे। तो पहला कस्टमर का बताते हैं। तो कस्टमर में आप जब सोचोगे कस्टमर से देखने के कस्टमर कितना राजी है, तो हम किस चीज पे देखेंगे, हम इस चीज पे देखेंगे कि कस्टमर की कंप्लेन्स कितनी है। हम ये थोड़ी देखेंगे कॉस्ट पर पिज्जा कितना है, कि एक पिज्जा कितने का बन रहा है, इससे थोड़ी पता चलेगा कि कस्टमर खुश है कि नहीं है। नंबर ऑफ लेट डिलीवरी से तो हमें थोड़ी पता लेट डिलीवरी से कस्टमर खुश हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑब्वियसली लेट डिलीवरी से वो खुश नहीं होगा, लेकिन जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लेट डिलीवरी होगी जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर परस्पेक्टिव उस केस में हो। ये तो आपने आपने कुछ गलत उसको परफॉर्म किया ना। कस्टमर एक्चुअल में राजी है या नहीं है वो कस्टमर की कंप्लेन्स और फीडबैक से पता चलेगा। तो नंबर ऑफ लेट डिलीवरीज भी नहीं बनता और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स भी नहीं बनता, वो जितनी मर्जी की महंगी हो, जितने मर्जी डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट हो, उससे मैटर नहीं करता। अच्छा, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में टाइम टेकन फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवर पिज्जा, बिल्कुल ये जो है टाइम टेकन फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरिंग पिज्जा, ये पॉइंट है। ये पॉइंट है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, क्योंकि आप कितना टाइम लगा रहे हो ऑर्डर से लेके उनको डिलीवर करने तक, ये बेसिकली यही तो है कि आपका इंटरनल प्रोसेस कितना बेटर है। कॉस्ट कॉस्ट इसमें आ ही नहीं सकती, प्रॉफिट भी नहीं आ सकता, प्रॉफिट भी नहीं आ सकता। इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। तो ये सीन है फॉर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, बट नेक्स्ट के लिए फिलहाल मैं क्लास यहाँ पे एंड करूँ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।